हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम प्लस टाइम केयर में। दोस्तों, आज हम मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नावलियाँ हल करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ हम मौर्य वंश के संबंध में दो लाइनें जान लेते हैं। मौर्य वंश का काल 322 बीसी अर्थात ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, जिसमें उनकी सहायता कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, की सहायता से की थी। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन ए है चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी कालिदास, डी विशाखदत्त। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता हमारे थे चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास कितनी सेना थी? ऑप्शन ए है 5, बी है 12 लाख, सी है 6 लाख, डी है 17 लाख। तो दोस्तों, जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6 लाख की सेना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सीरिया के शासक से सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की मांग कौन से मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार एवं डी है वृहद। दोस्तों, सीरिया के शासक से सूखे अंजीर एवं अंगूरी शराब, दार्शनिक की मांग करने वाला शासक बिंदुसार था, जिसमें सीरिया के शासक ने सूखे अंजीर एवं अंगूरी शराब की मांग को तो पूरा कर दिया था, लेकिन दार्शनिक की मांग को पूरा नहीं किया था। तो हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4, दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये भी हम मौर्य काल के संबंधी बात कर रहे हैं। ये कुछ मौर्यकालीन पद हैं, जिसके अंदर पहला है सन्निधत्त। सन्निधत्ता राजस्व का प्रधान होता था। ऑप्शन ए, सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति, पन्याध्यक्ष महालेखाकार होता था, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से भविष्य हम तुलना करते हैं। सन्निदाता राजस्व का प्रधान होता था, बिल्कुल सही है। सैन्य विभाग का प्रमुख सेनापति होता, बिल्कुल सही है। पन्याध्यक्ष महालेखाकार, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पन्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों, इसमें हमारा जोड़ा जो सुमिलित नहीं है वो हो जाएगा पन्या अध्यक्ष, क्योंकि पन्या अध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है दोस्तों, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए है विल्सड अभिलेख, ऑप्शन बी खो अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विल्सड अभिलेख ये तो गुप्तकालीन है। बी है खो अभिलेख, बिल्कुल दोस्तों, खो अभिलेख में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा खो अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित में असम्मिलित कौन सा है? तो हमको इसमें असम्मिलित ढूंढना है। एक तरफ हमको राज्य क्षेत्र बताए गए हैं और दूसरी तरफ हमें राजधानियां बताई गई हैं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरापंत की तक्षशिला बताया हुआ है, ऑप्शन बी में अवंती की राजधानी उज्जैनी को, ऑप्शन सी में कलिंग की राजधानी तोसली को बताया गया है, और डी में प्राची की राजधानी स्वर्णगिरी को बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें
ऑप्शन ए है उत्तराखंड की राजधानी तक्षशिला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कलिंग की राजधानी तोसली, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी प्राची की राजधानी स्वर्णगिरी। दोस्तों ये गलत है। जो स्वर्णगिरी है वो दक्षिणापंथ की राजधानी थी, जबकि प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र है। प्राची की राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्राची का राजधानी स्वर्णगिरी नहीं है, तो ऑप्शन डी असुमेलित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। दोस्तों मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह है, तो ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है भड़ोच, ऑप्शन सी है कांडला और डी है मारमा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति। ये तो दोस्तों गुप्तकालीन जो शासक थे उनसे संबंधित है और उसी समय का है। ऑप्शन बी है भड़ोच। तो दोस्तों मौर्यकालीन संबंधित है भड़ोच, जो कि प्रमुख बंदरगाह है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भड़ोच मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन। अब प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? दोस्तों अशोक के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, इनमें से कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा की? टोटल तो वैसे 14 अभिलेख थे, जिसमें से प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई। तो हमारा इसका उत्तर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, उसके बाद जो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, वो है अभिलेख या शिलालेख 13 में उस कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हुआ था उसका, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रथम शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम जल्दी से। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है कलूटी, बी है रूपवती, सी है तबायत और डी है रूपाजीवा। तो दोस्तों मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपाजीवा कहा जाता था, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रूपाजीवा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। निम्न में से कौन से कथन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये पता लगाना है हमको। ऑप्शन ए है स्त्रियों की स्थिति ठीक हुई, ये हम मौर्य काल के संबंध में ही बात कर रहे हैं। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ठीक हुई। ऑप्शन ए है मौर्य काल में कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। सी है मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा थी। डी है कर चोर को मृत्युदंड मिलता था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्त्री की स्थिति ठीक हुई, सत्य है। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि मेगास्थनीज ने ये कहा था कि दास प्रथा नहीं थी, ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। तो 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, और कर चोर को मृत्युदंड मिलता था, डी भी बिल्कुल सत्य कथन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। बराबर की पहाड़ियों में गुफा बनवाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में गुफा बनाने का श्रेय, ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसार और डी है धनानंद। तो दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में गुफा बनवाने का श्रेय अशोक को जाता है, जबकि अशोक के ही एक पोते जिसका नाम पौत्र था, उसका नाम है दशरथ, उसने नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया था। और जो अशोक ने इन पहाड़ियों का निर्माण किया था वो आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया था। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया था। तो बराबर की पहाड़ियों की गुफा बनवाने का श्रेय अशोक को जाता है, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11वें का ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12। दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अशोक ने धम्म महामात्रु की नियुक्ति की। ऑप्शन बी है अशोक ने देव नाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। ऑप्शन सी है अशोक शासक बनने से पूर्व कलिंग का राज्यपाल था। ऑप्शन डी है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये प्रवर्तन नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, हृदय परिवर्तन।
तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, चेक करते हैं। अशोक ने धम्म महामात्रों की स्थापना या नियुक्ति की थी, बिल्कुल सही है। इसको हम 5वें शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी, बिल्कुल दोस्तों, अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। अशोक शासक बनने से पूर्व कलिंग का राज्यपाल था। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक ने शासक बनने से पूर्व अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसकी जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलती है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें से असत्य कथन जो है, अशोक शासक बनने से पूर्व कलिंग का राज्यपाल था, ये असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, 12वें प्रश्न हो गया। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था? ऑप्शन ए है हेलिना, ऑप्शन बी है हरिया देवी, ऑप्शन सी है कुमार देवी, ऑप्शन डी है सेमिना। दोस्तों हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका नाम हेलिना था। तो हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हेलिना। ठीक है दोस्तों, हेलिना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है दोस्तों, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है पटेद्री फैंतलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है विलियम जॉन्स, ऑप्शन डी है प्लूटार्क। ठीक है दोस्तों, तो हम आज चर्चा करते हैं ऑप्शन ए की। सबसे पहला ऑप्शन है पदेट्री फैंतलर। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पदेट्री फैंतलर ने सबसे पहले इन शिलालेखों की खोज 1750 में की थी, लेकिन ये इनको पढ़ नहीं पाया था। ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में इनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वही विलियम जॉन्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसको जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है उनको उपाधियाँ दी गई थी, या उनके बारे में कोई एंट्रोकोटस या सेंट्रोकोटस नाम शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इसकी सर्वप्रथम पहचान करने का श्रेय विलियम जॉन्स को जाता है। और वहीं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय 6 लाख की सेना थी। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगले प्रश्न और हमारे आज के अंतिम प्रश्न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। तो हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। मिनांडर, दोस्तों मिनांडर एक ग्रीक शासक था, जिसे मिलिंद भी कहा जाता था। कनिष्क एक कुषाण शासक था। वही रुद्रदामन ने संस्कृत का सबसे पुराना शिलालेख जूनागढ़ शिलालेख लिखवाया था। तो दोस्तों आज हमने मौर्य वंश के संबंधित जो प्रश्न किए हैं वो आपके लगभग पूरी तरीके से आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को कवर कर लेगा। दोस्तों ये प्रश्न मेरे हिसाब से काफ़ी है, लेकिन यदि मुझे कहीं लगेगा तो मैं नया एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें और कई प्रश्नों का समावेश मैं मौर्य वंश से संबंधित कर दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।